अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हमने कवर किया था कि एथिक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एथिक्स आपके वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गाइडलाइन होती है, वो आपके पास प्रोसीजर होता है कि जिस पे चल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में। सही है, फिर इसके अलावा अच्छे बुरे में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ना सिर्फ डिफरेंशिएट करो बल्कि एक एथिकल डिसीजन मेकिंग भी कर सको। अगर आप एथिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो उसके जो भी अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपके। अगर आप गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो उसके अनएथिकल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपके होंगे। फिर हमने पढ़ा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो आपको सही गलत अच्छे बुरे में फर्क बता रहे हो, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएट हैं और क्या क्या चीजें इनअप्रोप्रिएट है। आपकी क्या कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट हो सकती है और क्या कम्युनिकेशन इनअप्रोप्रिएट हो सकती है। आपकी ड्रेसिंग, आपका एक्ट अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स हो और पर्सनल एथिक्स हो, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स या बिजनेस एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स जीतता है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स या बिजनेस एथिक्स होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और पर्सनल एथिक्स जो है वो थोड़ा सा लीनियंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी एथिकल इश्यूज के बारे में। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी एथिकल इश्यूज के बारे में, आपको पता ही नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एथिकल इश्यूज की, फिर आप क्या करते हो, आप उन सिचुएशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो जहाँ पे एथिकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं। जैसे टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। अगर लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, चीजें उठा रहे हैं, वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन की यूज कर रहे हैं जो उनको एलोकेट नहीं की गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल सिचुएशन आ चुकी है, आपने उसको एलिमिनेट करना है। इसके बाद आपके पास और सिचुएशंस आ सकती है, जैसे कि लोग झूठ बोल रहे हैं। लोग झूठ नहीं बोल रहे लेकिन सच भी नहीं बोल रहे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल टाइम का मिसयूज हो रहा है, लोग रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, जो चीजें छुपाने की है वो बता रहे हैं, जो चीजें बताने की है वो छुपा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं, इन्फ्लुएंस बाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं। आपको एथिकल इश्यूज समझ ही नहीं आए, अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। अब आज कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से, टेस्टिंग टेक्निक्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। ऑल्दो वी हैव प्रेजेंटेड अ वैरायटी ऑफ एथिकल इश्यूज दैट मे अराइज इन बिजनेस। इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर। तो अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है तो उसमें जो है हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया वो कौन कौन से सिचुएशंस है जिसमें अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही होती है। लेकिन फिर भी जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो तो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि जो एक्टिविटी है ये एथिकल है या अनएथिकल है। तो यहाँ पे आपको दो टेस्ट दिए गए, द मिरर टेस्ट और दूसरा दिया गया कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। अब देखें, नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा है मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, सही है, आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, आप उसको देखोगे, आप उसको समझोगे। यानी कि मिरर टेस्ट में आपका फोकस होता है एक्शंस पे, फोकस ऑन दी एक्शंस। सही, यहाँ पे फोकस होता है एक्शंस पे। और कॉन्सिक्वेंस टेस्ट पे किस पे फोकस होता है कि आपने एक्शन परफॉर्म तो कर लिया, सही है, लेकिन आप यहाँ फोकस करोगे रिएक्शन पे, फोकस ऑन द रिएक्शंस। कि यहाँ पे रिएक्शंस पे फोकस होता है, वहां पे एक्शंस पे फोकस होता है। सर देखें, मिरर टेस्ट का मैं आपको समझाऊं। आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो, सुनना, आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो। अब आप अनश्योर हो कि ये एक्टिविटी एथिकल है या अनएथिकल है, तो आप पहले सर्टेनिटी लोगे, पहले आप कंफर्मेशन लोगे कि ये एक्टिविटी एथिकल है या अनएथिकल है, लीगल है या इलीगल है, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
तो यहाँ पे आपका पूरा फोकस किस पे होगा, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे होगा, आपके एक्शंस पे होगा, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे होगा। यहाँ फोकस है एक्टिविटी पे, आप एक्टिविटी पे रिफ्लेक्ट करोगे, सही है। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में क्या होता है, आप एक डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, आप एक एक्शन परफॉर्म करने वाले होते हो, आप एक डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करने वाले होते हो, आप एक एक्शन परफॉर्म करने वाले होते हो। यहाँ पे आपका फोकस एक्शन पे या एक्टिविटी पे नहीं है, आपका फोकस पता है क्या है, अगर मैं ये एक्टिविटी कर लेता हूं, अगर मैं ये एक्टिविटी कर लेता हूं और मैं पकड़ा जाता हूं, और मैं पकड़ा जाता हूं, तो मेरे स्टेक होल्डर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सही है। सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, लेंडर्स, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसके अलावा सही है, लोग मुझसे डील करेंगे कि नहीं करेंगे, सही है। ऐसा ना हो सप्लायर मुझे माल नहीं बेचे, कस्टमर मुझसे सामान नहीं खरीदे, सही है, गवर्नमेंट मुझे कोई रिलीफ वगैरह ना दे, लेंडर्स मुझे लोन ना दें, सही है। इसके अलावा कहीं मुझे रिग्रेट ना रह जाए कि यार मैं अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता तो कल को मेरा बिजनेस खराब नहीं होता। तो यहाँ पे आपका फोकस होता है रिएक्शंस पे, लोगों के रिएक्शंस पे। आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो आउटकम, जो रिजल्ट आपको फेस करना पड़ेगा ना, वहां पे आपका फोकस होता है। लेकिन ये दोनों टेस्ट आप कब करते हो, ये दोनों टेस्ट आप परफॉर्म करते हो एक्टिविटी होने से पहले, ये दोनों टेस्ट आप परफॉर्म करते हो एक्टिविटी होने से पहले। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं, फिर से सुनना, अब माइंड में सारी चीजें हटाओ, अब सुनो। दो टेस्ट होते हैं, एक होता है द मिरर टेस्ट, एक होता है द कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मिरर टेस्ट में आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, तब आप उस पर्टिकुलर एक्शन को या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फोकस कर रहे होते हो कि यार ये एक्टिविटी सही या गलत है, या ये एक्टिविटी लीगल इलीगल है, या इस एक्टिविटी में कोई अच्छाई बुराई है, या इस एक्टिविटी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप एक्टिविटी एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में यार मैंने एक्टिविटी कर ली, चलो लीगल है, इलीगल है, मॉरल है, इमोरल है, लेकिन अब जब मैं पकड़ा गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े होंगे। अगर मुझे लगता है कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होंगे, चार लोग मुझसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, उसके बाद वो सुकून में आ जाएंगे। तो अगर मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बड़े नजर नहीं आ रहे होंगे ना, तो शायद मैं इमोरल एक्टिविटी भी कर लूं। यहाँ पे फोकस एक्टिविटी पे नहीं है, फोकस है रिएक्शंस पे, यानी कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस पे। आई होप बात समझ आ गई होगी। अब यही चीज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, 3 क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क व्हेन कैरिंग आउट द मिरर टेस्ट आर एज फॉलोज। 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, इज इट लीगल, क्या ये लीगल है। इफ इट इज इलीगल, अगर ये इलीगल है, आई शुड नॉट बी डूइंग इट, कि अगर ये एक्टिविटी लीगल है तो कर लेता हूं, लेकिन अगर इलीगल है तो मुझे नहीं करनी है। दूसरा सवाल, चलो ये लीगल है, लेकिन क्या ये एथिकल है। चलो ये लीगल है, क्या ये एथिकल है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट कर रही है। फिर तीसरा सवाल, कि मेरे क्लोजेस्ट रिलेशन मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो रिलेशंस जो मेरे लिए मैटर करते हैं, वो रिलेशंस जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, आपके कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो आप जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट है, शायद वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, आप उनके बारे में सोच रहे हो वो रिलेशंस जो आपके लिए मैटर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि वो एक्टिविटी इलीगल है, इमोरल है, या वो एक्टिविटी आपको लोगों की नजरों में गिरा देगी, तो आप क्या करोगे, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे। मिरर टेस्ट। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट ऑफ अनएथिकल डिसीजंस कैन बी सिवियर। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, आउटकम। तो यहाँ पे जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी कहते हैं कि पहले सोचो फिर नोचो, मतलब पहले सोचो फिर कोई काम करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसिडर करना है एडवांस में, पहले से ही। आपने क्या सोचना है, सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट के बारे में सोचना कि मुझे इतना पैसों का नुकसान होगा। आपने रेपुटेशनल कॉस्ट का सोचना है कि मुझे इतनी रेपुटेशन का नुकसान होगा। आपने रिलेशनल कॉस्ट का देखना है कि सर मुझे इतने रिलेशंस का नुकसान होगा। आपने साइकोलॉजिकल कॉस्ट के बारे में सोचना है, रिग्रेट ना हो, बाद में अफसोस ना हो। तो ये सारी चीज आ जाती है कॉन्सिक्वेंस टेस्ट के अंदर। आई होप टॉपिक नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सना कह रही हैं सर सितंबर के लिए ही करवा लें प्लीज, इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा।
सितंबर अटेम्प्ट के लिए इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स भी मैं शामिल कर लूंगा। ठीक है, देखें मैं टॉपिक को पॉज करके आप लोगों से बिल्कुल एक भाइयों वाली बात करूं। पीआरसी इज वे टू इजी, ये माइंड अपने दिमाग में डाल लो, बार बार कहो, बार बार याद करो, ताकि तुम्हारा माइंड ईज में चले जाए। पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप, हर पेपर की स्ट्रेटेजी बना लो। मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पेपर्स आपके आसान हो जाएंगे 50, 60, 70% कि अगर आपका जो फोकस होगा वो रीडिंग पे होगा। अगर मैं आपकी जगह डेली बेसिस पे आईटीबी और इकोनॉमिक्स मिला के ज्यादा नहीं 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे रीड करूं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक महीने के अंदर मेरा आईटीबी 70%, मेरा इकोनॉमिक्स 60% रेडी होगा एक महीने के अंदर। सही है, इन दोनों बुक्स को जितना रीड कर सकते हो करो। 4 दफा रीड कर सकते हो 4 बार रीड करो, 5 बार रीड कर सकते हो 5 बार रीड करो। सही है। अब सर आईटीबी 70% तैयार हो गया, इकोनॉमिक्स 60% तैयार हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज कि दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर दो। इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर दो, आईटीबी के। सर सबसे पहले कौन से करूं? सबसे पहले बुक के कर लो। कर लिए सर, वो तो एक दिन में हो जाने। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस खोलने हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक दिन में 5 चैप्टर्स रखो, तो आपका जो आईटीबी है 2 दिन में हो जाएगा और इकोनॉमिक्स 3 दिन में हो जाएगा। तो सर ये हो गए 5 दिन और 2 दिन, तो इसका मतलब 7 दिन और 1 महीने में आपकी जो तैयारी हो जाएगी वो तकरीबन आईटीबी की हो जाएगी 85%, इकोनॉमिक्स की हो जाएगी 75%। सर बाकी का जो 15% और 25% है वो कैसे सॉल्व करूं? उसके लिए आप थोड़े बहुत लेक्चर्स ले लो, जैसे जो मेरी लाइव क्लासेस होती है ना आईटीबी की, वो ले लो। इकोनॉमिक्स के लिए आप जो पोर्टल आपके पास एलएमएस है वो देख लो, या इंशाल्लाह जो मैं आपको सितंबर अटेम्प्ट में क्लासेस कराऊंगा वो देख लें। आपकी इन दोनों पेपर्स की तैयारी हो गई। बीडब्ल्यूसीएस के लिए क्या करें? बीडब्ल्यूसीएस के लिए कुछ नहीं करना। बीडब्ल्यूसीएस के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग गैदर करनी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग गैदर करनी है कि किस तरीके से लिखा जाता है। इस टाइम पे बैठ के आप लोग अपनी ग्रामर बेहतर करोगे या आप अपने पंक्चुएशंस को बेहतर करोगे ना, वो नहीं हो सकता। अभी बस आपने अपनी चीजों को करेक्ट करते हुए चलना है कि यार मैं बस जो बेसिक सेंस होता है ना जिसमें लिखा जाता है, डॉट कहाँ लगता है, कॉमा कहाँ लगता है, अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगती है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, बस आपका ये फोकस है ना। आपने कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, ना कहीं पे आपने कोई सेमी कॉलन लगाना है, ना कॉलन लगाना है। तो बेसिक पंक्चुएशन, बेसिक प्रेपोजिशन, बेसिक ग्रामर। बेसिक प्रेपोजिशन क्या, जैसे टू विद का फर्क पता हो। सही है। फिर इसके अलावा फ्रॉम का फर्क पता हो, इसके अलावा विद का फर्क पता हो, इसके अलावा विच का फर्क पता हो, एंड का फर्क पता हो। ये थोड़े छोटी मोटी चीजें का फर्क आपको पता होगा ना, जैसे ऑन, टू, एट, इसके फर्क पता होंगे। तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आपकी ड्राफ्टिंग बेहतर हो जाएगी। सही है। आसान वर्ड्स का इस्तेमाल करो, आसान ग्रामर का इस्तेमाल करो। तो बीडब्ल्यूसीएस में आपको सिर्फ लिटरली चाहिए 5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन कि आप फुल थ्रॉटल लिखें, और लिखें एक मेंटोर से चेक करा लें। आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है जिसकी ग्रामर अच्छी है, उसको बोले बस मेरा ड्राफ्ट देख लो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, क्या वो सेंस क्रिएट कर रहा है। अगर वो सेंस क्रिएट कर रहा है तो आपने उस चीज को सिर्फ टेम्पलेट पे उतारना है। वो टेम्पलेट ऐसे का भी मौजूद है, वो टेम्पलेट लेटर का भी मौजूद है, वो टेम्पलेट आपका प्रेसी का भी मौजूद है। दैट्स इट, आपका पेपर पास हो जाएगा। फिर रही बात क्यूएनटी की और अकाउंटिंग की, आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मैंने इन पेपर्स को हमेशा पास किया है प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमेशा प्रैक्टिस दिमाग खोल के किया करो, रीजनिंग करके किया करो कि ये चीज जो हो रही है वैसे क्यों हो रही है। बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। सही है। रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपके ये दोनों पेपर भी इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने बच्चे भी घबरा रहे हैं इकोनॉमिक्स में और आईटीबी में, तुम लोगों की घबराहट खत्म हो जाएगी। कि मैं कहता हूं कि मैं 15 मिनट बैठ के एक कोने में घबराता रहूं, ज्यादा बेहतर है मैं 15 मिनट क्या करूं, 2 पेजेस रीड कर लूं। आप देखें कि आपको कितना सुकून मिलता है। अगर आप 15 मिनट में 3 पेजेस रीड कर सकते हो तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में आप 12 पेजेस रीड कर सकते हो। आप 12 पेजेस रीड तो करो, आपका डर ऐसा भागेगा ना कि सोच है।
जरा अपने ऊपर भरोसा करो, अल्लाह ताला पे भरोसा करो, और देखो इंशाल्लाह तुम पेपर पास कर लोगे, तुम्हें टीचर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह सितंबर के लिए तैयारी करा दूंगा इकोनॉमिक्स की, लेकिन आप थोड़ा सा खुद से शुरू हो जाओ। सही है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक सिर्फ नाम बताया गया है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। परटेन्स टू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहा जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बनाता है, लोग और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस और उसके लोग, लोग और उसके ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं कि वहां पे एथिक्स का ख्याल रखा जाए और सेंसिटिविटी शो की जाए टुवर्ड्स व्हाट, सोसाइटी, लोगों की तरफ, टुवर्ड्स व्हाट, कल्चर, उनके रहन सहन की तरफ, इकोनॉमी का मतलब क्या, जो आपके माली हालात चल रहे हैं मुल्क के उसकी बात, और एनवायरमेंट मतलब क्या, ये जो आपकी आबो हवा है, पानी है, मट्टी है, धूप है, सही है, दरख्त है, इन सब चीजों की तरफ। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है क्या करें, बिहेव करें और कंडक्ट करें अपने बिजनेस को एथिकली, और सेंसिटिविटी शो करें। मतलब क्या भाई, आपने अपनी मार्केटिंग करनी थी, आपके ऑफिस बिल्डिंग के बाहर 4 दरख्त लगे थे, आपने क्या किया, चारों दरख्त उड़ा दिए जस्ट बिकॉज कि आपका बोर्ड नजर आया? नहीं सर, आपने जो है वो सेंसिटिविटी शो नहीं की टुवर्ड्स एनवायरमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं कर सकते। या लेट सपोज आप जो है एक बिजनेस लेके चलना चाह रहे थे, आपके बिजनेस के बाहर चार चार गरीब के ठेले लगे हुए थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे, आपने बोला ठेले जो है ना ये बिजनेस के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे, आपने वो ठेले वालों को निकाल के फेंक दिया वहां से। तो इसका मतलब ये है कि आपने सोसाइटी की तरफ सेंसिटिविटी शो नहीं की है। सही है, कल्चर की बात करें कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को रख लिया और कुछ लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को आप कटा रहे हो, इसका मतलब है आप कल्चर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन में ईद की छुट्टी तो दी जाती है, लेकिन दिवाली की छुट्टी नहीं दी जाती, क्रिसमस की छुट्टी नहीं दी जाती। आप कहते हो कि भाई तुम्हें ईद की छुट्टी मिल गई थी, अब दिवाली की छुट्टी नहीं मिलेगी। भाई आप उनको ईद की छुट्टी में ऑफिस तो बुला नहीं सकते हो, तो वहां तो उनकी ऑटोमेटिकली छुट्टी हो रही है। लेकिन अगर आप उनको दिवाली की छुट्टी दे दोगे, सही है, तो क्या है कि वो अपनी अपनी जो है ना फेस्टिवल को मना सकेंगे। तो आपने रिलीजन की तरफ सेंसिटिविटी शो नहीं की, आपने इकोनॉमी की तरफ सेंसिटिविटी शो नहीं की कि वैसे ही इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी हुई है, आप यहाँ पे रिश्वतें दे रहे हो, आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसमें करते हुए काम करते हुए लोग क्या करें, अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाएं। सही है, तो ये आपको आई होप अब बात समझ आ गई होगी। सही है सर, क्या फायदे हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, चारों पॉइंट, क्या फायदे हो सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो देखिए फायदा नंबर 1, कि जब आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बोल्स्टर हो जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट हो जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट हो जाती है, और वो एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब आप सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो आपका जो बिजनेस है वो ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स एम्प्लॉइज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करती है, हिम्मत देती है, जरूरत देती है किस चीज की, कि वो कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को लेवरेज करे। लेवरेज का मतलब क्या होता है, यूज करे, कि जा जा अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज कर और लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम कर। मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई 4 एम्प्लॉइज थे, उन्होंने कहा सर्दियां बहुत आ रही हैं, वैसे पता नहीं कराची में तो आती नहीं है, लेकिन उन्होंने सर्दियां बहुत आ रही हैं, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि ना विंटर ड्राइव चलाते हैं। उन्होंने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज से पैसे कलेक्ट करना शुरू किए और तकरीबन 10,000 रुपए जमा कर लिए। ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को पता चली, ऑर्गेनाइजेशन ने उन 4 लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला हम बड़े डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो बोला क्यों, तो बोला आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं बोला। उन्होंने बोला सर सॉरी हमें याद नहीं रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला ठीक है, आपने कितने साथ जमा किया, उसने 10। तो बोला हम जो है ना 10,000 रुपए में 5 लाख रुपए जोड़ रहे हैं, अब आपका वो जो है ना पूरा बजट हो गया है 5,10,000 रुपए।
अब 5,10,000 रुपए से आप क्या करो, ये खरीदो सारे चीजें और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसका मतलब सोचो वो एम्प्लॉयज कितना खुश होंगे कि सर ये 5,10,000 रुपए तो मैं अगली सर्दी तक जमा नहीं कर पाता, कि आपने मुझे 5,10,000 रुपए जमा करके दे दिए, अब मैं सुकून से विंटर ड्राइव कर सकता हूँ। 5,10,000 रुपए का मतलब ये है कि मैं आराम से हजारों जैकेट्स या स्वेटर्स या फिर कंबल वगैरह खरीद सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेवरेजिंग कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, जिसकी वजह से एम्प्लॉय एम्पावर फील कर रहा होता है। Formal corporate social responsibility programs can contribute positively to employee morale and lead to greater productivity in the workforce. भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एबीसी। एबीसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मशहूर है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। अब एक दोस्त आपको मिला और आपने बोला हाँ यार आजकल कहाँ काम कर रहे हो, आपने बोला यार मैं एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो बोले अबे यार बेहतरीन, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी है, तो बड़े लोगों की मदद करती है यार, क्या बात है। अब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ हो रही है तो सोचो तुम्हें कितना प्राउड फील हो रहा होगा यार, कि लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो आपका मोराल बढ़ जाएगा, आपका मोराल बढ़ेगा और आप और बेहतर प्रोडक्टिविटी से काम करोगे। Embracing socially responsible policies can help in attracting and retaining customers, which is essential to an organization's long-term success. कस्टमर्स का एतमाद बढ़ जाएगा, कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ जाएगी, कस्टमर का जो है रिटेंशन बेहतर हो जाएगा, कि कस्टमर खुद आपके लिए और कस्टमर्स लेकर आ रहा होगा। तो आई होप आपको चारों फायदे समझ आ गए होंगे। पहला, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट होती है। दूसरा, एम्प्लॉय आपके रिसोर्सेज को लेवरेज करके एम्पावर्ड फील कर सकते हैं। तीसरा, एम्प्लॉय का मोराल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चौथा, कस्टमर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा याद रखना कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ बातें होनी चाहिए। अगर यही बातें नहीं होगी, आप कोई भी अच्छी एक्टिविटी करोगे दुनिया के लिए वो बेकार चली जाएगी। वो बोलेंगे आप ये काम तो करते नहीं हो, आप ड्रामेबाजी कर रहे हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट इन एथिकल वे एंड विद इंटेग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशन दबा के झूठ बोलती है, इंटेग्रिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरा, एथिकल वे से काम नहीं करती है, सही है, चोरियां कर रही होती है, झूठ बोल रही होती है, सही है, दो नंबरी कर रही होती है, करप्शन कर रही होती है। और दूसरे एंड से क्या है, प्लांट लगा रही है, सही है, कचरा उठवा रही है। तो लोग बोलेंगे क्या फायदा है यार, एक हाथ से गंदगी करके दूसरे हाथ से सफाई करना, कोई फायदा तो नहीं है, सही है। ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट इट्स एम्प्लॉय फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, जाके जो है लोगों के लिए, लोगों को बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रही है, लोगों के हक के लिए बात कर रही है, और अंदर उनके एम्प्लॉयज को चमाटे पड़ रही होती है, तो अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी कर रहे हो और बाहर जाके रिस्पेक्ट का ढिंडोरा पीट रहे हो, तो फायदा नहीं है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तीसरा, आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करनी है। अभी देखो एक मजे की बात है, कोक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, ये जो नया कोक स्टूडियो आया है इसमें हर गाने के साथ एक मैसेज है। बाय द वे मैंने तो गाना सुना नहीं है, लेकिन यूट्यूब में आपका जो शैतान है ना, वो क्या करता है, ऐड में कोक स्टूडियो हमको दिखा रहा होता है, तो जो 10 मिनट की 10 सेकंड की जो ऐड होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जैसे पानी की कमी के बारे में बताया गया एक उसमें उमरकोट में, एक में बताया गया कि जो औरतों को जो है वो उनके राइट्स रोके जा रहे हैं। तो यहाँ तुम बेसिक ह्यूमन राइट्स की जितनी भी बात कर लो, लेकिन जो फलस्तीन में हो रहा है और तुम उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर में बच्चे को जोर जोर से मार रहा हूँ और मैं अपनी बीवी को बहुत इज्जत दे रहा हूँ, या मैं अपनी बीवी को बहुत जोर जोर से मार रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत इज्जत दे रहा हूँ, तो फायदा नहीं है। अगर मैं बीवी को बहुत मार रहा हूँ और बच्चे को इज्जत दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जो है ना देख रहा होगा कि औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर मैं बीवी को बहुत इज्जत दे रहा हूँ, बच्चे को बहुत जोर जोर से मार रहा हूँ, तो मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करेगी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फायदा नहीं है। कोक अभी ये जो भी कैंपेन चला रहा है वो सब बेकार है, कि अगर वो फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करेगा, वो इजराइल का सपोर्ट नहीं छोड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, सही है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्ले रिस्पॉन्सिबल रोल इन इट्स कम्युनिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है सर, आपने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। भाई आपके यहाँ कोई रोड टूटा हुआ है, छोटा सा रोड है, खुद बनवा दो, सही है। आपके एम्प्लॉयज वहां पे पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उनकी इतनी सैलरीज नहीं होती है,
कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें, आप स्कूल बनवा दो। सही है, तो आप अगर उनके लिए काम नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करोगे, तो फिर बेकार है। सही है, फिर ये कुछ काम आपने करने, आपने क्या करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, अब वो चाहे एयर हो, लैंड हो, रिवर हो, सी हो। फिर आपने क्या करना है, सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप एक्टिवली कोशिश कर रहे होते हो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट प्रमोट हो, ना कि डिमोट हो। सही है, फिर लिखा हुआ है कि आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीसाइक्लिंग का इस्तेमाल करो। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। एग्जांपल बता दो। एक है एनवायरमेंटल एफर्ट, आप कोई भी एनवायरमेंटल एफर्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, आप फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो इस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हो कि आप जो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो वो क्लीन एनर्जी है। इसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन फुटप्रिंट नहीं जा रहा होता, मतलब कार्बन इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रह जाता। इन्वायरमेंटल एफर्ट है। आप पानी की सफाई करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इन्वायरमेंटल इफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर का फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप वो पैसे डोनेट कर रहे होते हो लोगों को, गरीबों को, तो यू आर बीइंग फिलैंथ्रोपिस्ट। सही है, फिर लिखा हुआ है एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, आपने अपने लेबर्स के साथ एथिकल मामला रखने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वॉलंटियर करो। वॉलंटियर का मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके लोगों के लिए काम करो। सही है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 6 ना, ये बहुत फारिग है। ये पॉइंट नंबर 6 बहुत फारिग है, लेकिन फिर भी इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। आप लोगों का असाइनमेंट, आप ये पॉइंट नंबर 6 रीड करें। ये क्लास खत्म होती है ना, पॉइंट नंबर 6 फौरन से रीड करें। मेरी जो अगली क्लास होगी इसके बाद मेरे ख्याल से 5:15 बजे, 5:15 बजे वाली क्लास में मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं एथिकल बिहेवियर के। आपकी रेपुटेशन रिस्क पे लग सकती है। सही है, इसके अलावा आपका प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉय काम ही नहीं करेंगे, एम्प्लॉय आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। एम्प्लॉय रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सप्लायर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कस्टमर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट रिस्पेक्ट नहीं करेगी, लेंडर्स रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पब्लिक क्रेडिबिलिटी खो दोगे। जैसे अभी जो बॉयकॉट में हो रहा है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, केएफसी की बात करें, मैकडॉनल्ड्स की बात करें, पब्लिक क्रेडिबिलिटी लूज कर दी उन्होंने। लीगल इश्यूज आपके साथ होने शुरू हो जाएंगे कि यार अगर ये लोग अनएथिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये लोग इलीगल एक्टिविटी भी कर रहे होंगे। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है, आते नहीं है, टाइम नहीं लगाते, आप उनको कन्फ्रंट करो तो बोलते होंगे तुम कौन सी एथिकल एक्टिविटी कर रहे हो जो हमें सिखा रहे हो। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो आपने रीड करके रखना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। ठीक है सर, पता चल गया कि सही और गलत में फर्क क्या होता है। सर पता चल गया ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। सर पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल इश्यूज को समझ रही होती है, ना सिर्फ समझ रही होती है, आइडेंटिफाई कर रही होती है उन सिचुएशंस को जहाँ पे एथिकल इश्यूज अराइज हो रहे होते हैं। सर समझ आ गया। जी स्टूडेंट्स, पहले मुझे कंफर्म करना है आपको मेरी आवाज आ रही है। आई डोंट नो इंटरनेट इंटरनेट कहाँ से ड्रॉप हुआ। अगर आप मुझे कोई गाइड कर दे कि लास्ट मैंने क्या बात की थी आपको सही से क्लियरली समझ आई हो, मैं वहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। मुझे बता दें कि लास्ट आपको मेरी वो वाली बात समझ आ गई थी जो मैंने आपको वो बताया, आपको असाइनमेंट दिया पॉइंट नंबर 6 वाला। अब पॉइंट नंबर 7 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। देखें सर, मुझे एथिक्स के बारे में समझ आ गया कि वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं, वो चेक लिस्ट जिसको आप चेक लगा लगा के ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हो कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। सही है, आपको ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के भी एथिक्स होते हैं, अप्रोप्रिएटनेस होती है। आपको ये पता चल गया
कि आपको ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल इश्यूज को समझने की कोशिश की जा रही होती है। आपको ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरीके से जो है सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से मैं टेस्ट कंडक्ट करके एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, मिरर टेस्ट और कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। आपको ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी की जा रही होती है ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर सको, सस्टेनेबल बिजनेस बना सको। ठीक है, अब मसला सारा ये है कि मैं एथिकल बिहेवियर जो अराइज हो रहे होते हैं उसको कैसे मैनेज करूं। आंसर है यहाँ पे, ऊपर भी पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है लेकिन जो असल बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है। Organization can reduce the potential for ethical consequences by educating their employee. नंबर 1 कि आप अपने एम्प्लॉय को एडुकेट करो, उनकी ट्रेनिंग करो, उनको एथिकल गाइडलाइंस की बुक दे दो कि भाई ये कोई 100 पॉइंट्स है, ये पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीजें एथिकल है, कौन सी चीजें अनएथिकल है। इसके अलावा आप उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनकी क्लासेस कर सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं। तो उसका मतलब है कि आपने अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन दे दी। दूसरा, आप उनको करंट न्यूज के बारे में बताया करें कि देखो फला ऑर्गेनाइजेशन में इस एम्प्लॉय ने अनएथिकल एक्टिविटी की तो उसको निकाल दिया गया, फला ऑर्गेनाइजेशन में इस एम्प्लॉय ने इलीगल एक्टिविटी की तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, फला ऑर्गेनाइजेशन में इस बंदे ने अनएथिकल एक्टिविटी की तो इसको जो है ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिले। इसका मतलब है कि उनको करंट न्यूज के बारे में बता के डराया करें कि देखो ऐसा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या करें कि उनको लीड करें थ्रू एग्जाम्पल। आप खुद भी एथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, आप खुद भी एथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करें। बॉस जो है 1 घंटा लेट आता है, बॉस जो है 1 घंटा जल्दी चले आता है, बॉस जो है लंच ब्रेक को एक्सटेंड कर रहा होता है, बॉस जो है वो बीवी को ऑफिस से पिक करने चले जाता है, शॉपिंग में ले जाता है, बॉस जो है बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए जा रहा है, बॉस जो है वो 2 नंबरियां कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लीड ही नहीं कर रहे थ्रू एग्जाम्पल। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हो। नंबर 1, आप अपने एम्प्लॉयज को एडुकेट करो, ट्रेनिंग दो, वर्कशॉप दो, गाइडलाइंस दो, बुकलेट्स दो, स्टडी मटेरियल दो। नंबर 2, आप उनको करंट न्यूज के बारे में बताओ, डराओ। और नंबर 3, आप उनको लीड करो थ्रू एग्जांपल्स। अब लिखा हुआ है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। सही, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है सर? एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है कि आप उनको एक गाइडलाइन, एक बुकलेट बना के दे देते हो जिसको कहते हो कोड ऑफ एथिक्स। उसके अंदर जितने पॉसिबल एथिक्स के कोड्स होते हैं ना वो लिख देते हो कि इस सिचुएशन में ये करोगे तो एथिकल, ये करोगे तो अनएथिकल, इस सिचुएशन में ये करोगे तो एथिकल, ये करोगे तो अनएथिकल, डेली बेसिस पे आपने ये चीजें करनी है, डेली बेसिस पे आपने ये चीजें नहीं करनी है, छुट्टी इस तरीके से करनी है, इस तरीके से नहीं करनी, इतनी छुट्टियां करनी है, इतनी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, फला चीज नहीं करनी है, ये चीज करनी है, इस चीज को प्रमोट करना है, ये करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये करोगे तो ये नुकसान होगा। आप पूरा कानून बना के दे दो। सही है, तो कोड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा होता है। Many public organizations have published a code of business ethics। जैसे क्या नाम है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किए हैं, अपने कोड ऑफ एथिक्स बना लिए हैं ताकि वहां पे रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनीज हो उस कोड ऑफ एथिक्स को यूज करे। यूके में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सब अपने कोड ऑफ एथिक्स लेकर चल रही होती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। जी स्टूडेंट्स, मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि क्या मेरी आवाज कट रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है, क्या वॉइस का इशू है? जी स्टूडेंट्स, ऐसा कोई इशू आ रहा है तो बता दें। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मैं बस इसको रिजॉल्व करता हूँ। जी दोस्तों, अब बताएं, अब सही है? अब मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? इशू रिजॉल्व हो गया? परफेक्ट। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि जिस तरीके से दुनिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है? जी, पाकिस्तान में भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। इवन आईकैप का अपना कोड ऑफ एथिक्स है। सर वो कहाँ से आया, जरा उसका बैकग्राउंड देखते हैं।
बता रहा है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है वो मेंबर है आईफैक का, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का। आईफैक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है कि जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज होती है उनको जी। तो मैं बात कर रहा हूँ कोड ऑफ एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे जो आपके पास इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वो मेंबर है आईफैक का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंबर बनाते हैं दुनिया में जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज होती है उनको। तो उनके पास 175 मेंबर्स हैं, जिसमें से आपके पास 130 कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज जो है मेंबर्स हैं। सही है, इनके पास 30 लाख प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड है। आईफैक जो है सही है वो इसलिए बनाई गई है कि वहां पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको हाई क्वालिटी एथिक्स स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाए। सही है, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स उन एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें स्ट्रिक्टली। सही है, तो आईकैप ने क्या किया, आईकैप ने अडॉप्ट किया आईफैक के कोड ऑफ एथिक्स को। सही है, ताकि जो पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली क्या करें, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो 5 प्रिंसिपल जो है ना फंडामेंटल, वो यू फॉलो करते हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि ये जब बोलेंगे सच बोलेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब भी सच्चाई होता है, लेकिन यहाँ पे सच्चाई से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी बात करेगा वो अनबायस्ड बात करेगा, जब भी बात करेगा इम्पार्शियल बात करेगा, वो जब भी बात करेगा वो किसी एक तरफा बात नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो न्यूट्रल बात करेगा। जब आप साइड लेना शुरू कर जाते हो, चाहे कोई भी आपका पर्पस हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपको पैसे मिल रहे हो, या आप इमोशनली अटैच्ड हो, तो उसका मतलब ये है कि आप जो है एक तरफा बात कर रहे हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी एक तरफा बात नहीं करता, वो बात करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑब्जेक्टिविटी शो करता है, वो बात कर रहा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख रहा होता है। तो इंटेग्रिटी जब बोलेगा सच बोलेगा, ऑब्जेक्टिविटी जब भी बात करेगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेगा। नंबर 3, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस शो करेगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, जो उसको काम आता है वो काम करेगा, जो उसको काम नहीं आता उस काम को ट्राई नहीं करेगा, इससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है। ड्यू केयर, जो भी वो काम करेगा एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द लॉ करेगा। अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी काम को करने के 15 पॉइंट्स हैं, तो वो जुगाड़ में पांच पॉइंट्स में काम करके दिखा दे, तो ये जुगाड़ नहीं है, उसने ड्यू केयर शो नहीं की। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो चीज कानून ने छुपाई हुई है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और जो चीज कानून ने दिखा दी है वो दुनिया को दिखाएगा। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है वो सिविलिटी शो करेगा, मतलब सिविलाइज्ड वे में बात करेगा। सही है, अब यहाँ पे मैं आपको हर पॉइंट की एक एग्जांपल देता हूँ। इंटेग्रिटी, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी इज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है दानियाल, सही है, और वो काम करता है रोजमेंट एंड को में। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी फॉर देयर न्यू फैक्ट्री। उन्होंने क्या करना था, कोटेशन मंगानी थी, एक नई मशीनरी खरीदनी है नई फैक्ट्री के लिए। सही है, एक्सपेक्टेड था कि मशीनरी इंस्टॉलेशन जो है वो सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन होगी, मतलब पहले इंस्पेक्शन होगी फिर इंस्टॉल होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट, एस्टिमेट किया गया कि तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा फॉर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ हायरिंग स्टाफ फॉर द न्यू फैक्ट्री। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि हायरिंग भी स्टार्ट कर दी स्टाफ की। दानियाल आल्सो सिट्स ऑन द इंटरव्यू पैनल। दानियाल भी क्या करता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू कर रहा होता है उसमें बैठा होता है इंटरव्यूअर के तौर पे। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया एक पोजीशन के लिए, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रही थी, उसने सैलरी के बारे में आस्किंग अ सैलरी व्हिच इज विद इन ऑर्गेनाइजेशंस बजटेड अमाउंट। ऑर्गेनाइजेशन के बजट के हिसाब से वो सैलरी उसने पूछी, उसको दे दी गई। इंटरव्यू के दरमियान उसे इन्फॉर्म किया गया कि उसने इन्फॉर्म किया कि उसके पास एक और जॉब ऑफर है और फाइनेंशियल नीड की वजह से वो सिर्फ 2 महीने वेट कर सकता है। अब तो इस समझ रहे हो क्या हो रहा है,
उसको सिर्फ 2 महीने वेट कर सकता है। अगर आप 2 महीने में अपना काम स्टार्ट करके मुझे जॉब पे बुला सकते हो तो बेहतरीन है, अगर नहीं बुला सकते तो मैं क्या करूँ, वो वाली जॉब ले लूँ। सही है। एचआर मैनेजर ने उसको कहा कि तुम दूसरी वाली जॉब रिफ्यूज कर दो क्योंकि हम 2 महीने के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। दानियाल जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने एचआर को कहा कि ये गलत बात है। उसने कहा कैंडिडेट को कि हमें 2 महीने से ज्यादा लगेंगे, तो अगर आपने दूसरी जॉब लेनी है तो ले लो। तो दानियाल एक इंटेग्रिटी वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सही है, आई होप ये बात समझ आ गई। उसने सच बोला, उसने झूठ नहीं बोला कि दानियाल अभी दूसरी जॉब को रिजेक्ट कर देगा, फंस जाएगा, फिर हम 4 महीने बाद बुलाए, 5 महीने बाद बुलाए, इसका कचरा हो जाएगा, लेकिन हमें हमारा बंदा मिल जाएगा, हम तो उसको अच्छी सैलरी दे रहे हैं। बात अच्छी सैलरी की नहीं है, बात यह है कि जो सच है वो बताओ। ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्स नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ऑब्जेक्टिविटी में क्या करना है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके क्या करो कि कोई सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं करो, अपने ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैनेजर है डेल्टा कंपनी में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट बना रही होती है, ठीक है। उसने पेमेंट ऑथराइज की सप्लायर को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। जैसे ही क्या हुआ कि लेकिन उसने पेमेंट ऑथराइज करने से पहले क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट चाहिए, जीआरएन चाहिए, पेमेंट रिक्वेजिशन चाहिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट से। सही है। He has received the requisition for payment to the supplier who is the brother of chief financial officer. The good have not been delivered yet. Goods अभी delivered नहीं हुए। However, CFO ने एडवाइस किया अली को कि पेमेंट ऑथराइज कर दो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी गुड्स रिसीव नोट रिसीव नहीं हुआ है। जीआरएन आता है तो इसका मतलब क्या है, गुड्स रिसीव हो गए, गुड्स तो रिसीव हुए ही नहीं है। तो यहाँ पे सीएफओ की बात ना मानते हुए, अपनी जॉब के बारे में ना सोचते हुए, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग की, तो जो अली है वो एक ऑब्जेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि जो काम आपको आता है आप वही काम करोगे, और ड्यू केयर के साथ, मतलब जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वही फॉलो करोगे। सारा जो है सीनियर मैनेजर है रजी एंड को में, उसने अपना सीए पास किया 2016 में, एंड स्टिल रेफर्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि अभी भी क्या कर रही है, 2016 के ही आईएफआरएस को फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर शो नहीं की, क्योंकि अभी आपके पास 2024 का एडिशन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर शो नहीं की। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है जो चीजें छुपाने की होती है, अगर आप वो बताना शुरू कर दो तो उसका मतलब है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी। और हम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी है, सही है, अल्फा बीटा को का, सही है, और उसको सारी पॉलिसी के बारे में पता है, जिसकी अप्रूवल चाहिए होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं सैलरी एडजस्टमेंट्स को, एचआर प्रमोशंस को, जून और जुलाई में। सही है। रिसेंट बोर्ड मीटिंग हुई और हमको पता चला कि उसके फ्रेंड को प्रमोशन मिली है। सही है। उसने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जैसे ही मीटिंग ओवर हुई। एचआर डिपार्टमेंट ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं किया था और हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर दिया। प्रोफेशनल बिहेवियर, रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए और कोई भी कंडक्ट को अवॉइड, बैड कंडक्ट को अवॉइड करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करने की जिसकी वजह से क्या हो, प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट किया जाए। शुएब अहमद और अमित कुमार जो है सीएफओ हैं, राइवल बेवरेजेस फर्म में काम करते हैं। सही है। उनको इन्वाइट किया गया टॉक शो में। सही है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू उनको डिबेट में डाला गया। शुएब और अमित जो है दोनों ने अपने इंसानियत खो दी और बदतमीजी पे आ गए। तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मजाक उड़वा दिया दुनिया भर में। तो दे वर नॉट कंडक्टिंग अंडर द एथिकल गाइडलाइंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो प्रोफेशनल बिहेवियर उन्होंने शो नहीं किया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6। ठीक है। अब मुलाकात करते हैं 5:15 बजे और हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग एज सून एज पॉसिबल डाल दूंगा कि जिनको भी इशू वगैरह हुआ हो वो फौरी तौर पर सुन ले। ठीक है। कोई सवाल हो तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।